नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान और अमेरिका इसराइल की लड़ाई कहां जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल दोनों किस तरीके से पस्त हो गए हैं इस लड़ाई में ये साफ नजर आ रहा है। ईरान ने फिर चेतावनी दी है, हमले भी किए हैं और अब की बार तो हमले इतनी दूर किए हैं कि अमेरिका की स्थिति, अमेरिका की हालत खराब हो गई है और अमेरिका नेटो पर बरस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी जो यूरोपियन देश है उनसे मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं मिल रही है और उन्होंने अब नेटो पर, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर उन्होंने अपना गुस्सा जमकर निकाला है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि भीषण हमला किया है और लंबी दूरी की मिसाइल से ईरान ने, और अमेरिका वहां पर हिंद महासागर में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन जगहों पर यह हमले हुए हैं। उसकी पूरी जो खबर है, पूरा विवरण है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इधर बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह अपील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई से जल्दी ही वो हाथ खींचने वाले हैं। इसराइल इसमें अलग थलग पड़ने वाला है क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी अलग थलग पड़े हुए हैं और वैश्विक राजनीति में भी अलग थलग पड़ गए हैं। इधर जिस तरीके से अमेरिका की दादागिरी को दुनिया के तमाम देश ठेंगा दिखा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमेरिका मजबूरी में अब ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगा रखी थी उस पाबंदी को खत्म कर दिया है। यानी अब ईरान किसी भी देश को अपने तेल बेच सकता है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि अमेरिका कैसे बैकफुट पर चला गया है और जो ताजा हमले ईरान के हुए हैं उसने तो अमेरिका की आंखें ही खोल कर रख दी हैं। अमलेंदु जी, क्या खबर है? हाँ बिल्कुल समीर जी, खबर यही है कि जो ताज़ा हमले किए हैं ईरान ने उससे अमेरिका की आंखें चौंधिया गई हैं बुरी तरीके से। ट्रंप साहब जो हैं वो बैकफुट पर एकदम से आ गए हैं, इजराइल के पसीने छूट गए हैं, ये देखने में आ रहा है। हालांकि अभी भी जो है तेहरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने एक तो जो है वो वापसी का प्लान एक तरीके से कहा जाए तैयार कर लिया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अब जंग खत्म हो जाएगी चूँकि हम जो है वो बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुँच गए, हमारे लक्ष्य एकदम पूरे हो गए हैं। ये ट्रंप साहब ने कहा है कि अब वो लक्ष्य उनके क्या थे ये उनको भी नहीं मालूम है, उनके साथियों को भी नहीं मालूम है, पूरी दुनिया को नहीं मालूम है कि लक्ष्य क्या थे। शुरुआत तो हुई थी कि रिजीम चेंज है, लेकिन इससे पहले समीर जी जो मुज्तबा खामेनेई हैं, जो अब नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, कल उन्होंने नवरोज़ और ईद उल फित्र के अवसर पर एक संदेश जो है वो जारी किया है राष्ट्र के नाम, और उसको वहाँ का जो स्टेट टेलीविज़न है उस पर उसको प्रसारित किया गया है, वो पढ़ा गया है उस पर। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान की जनता ये नहीं भूली है कि अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की जान किसने ली थी, इसलिए ये जंग जारी रहेगी, नो सीज़ फायर, कोई भी सरेंडर नहीं, ये साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। और इसके बाद जो है वो एकदम से हड़कंप सा मचा हुआ है इजरायली और अमेरिकी खेमे में, चूंकि अब तक ये समझा जा रहा था कि भाई अगर इस तरीके से हमले किए तो शायद ये कुछ मान जाएंगे, कुछ पस्त पड़ेंगे, लेकिन वो साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोई समझौता किसी भी तरीके का नहीं होगा। और इधर यूएई को जो एक नया मतलब जारी जो है वो कर दिया गया है, कहा जाए कि चेतावनी, वो वहाँ की सेना की तरफ से जारी कर दी गई है। और जो हज़रत ख़ातमुल अनबिया का केंद्रीय मुख्यालय है उसके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि हम संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी देते हैं कि यदि उस देश की ओर से फारस की खाड़ी स्थित ईरानी द्वीपों अबू मूसा और ग्रेटर तुन्ब के विरुद्ध पुनः कोई आक्रामकता की जाती है तो ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा पर करारा प्रहार करेंगी। जैसा कि हमने पहले भी घोषणा की और व्यवहार में साबित भी किया है, हमारी ज़मीन और राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ किसी भी आक्रामकता के स्रोत पर हम हमला करेंगे। इसके बाद बुरी तरीके से मध्य खाड़ी के जो देश हैं वो घबराए हुए हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। बिल्कुल, तो खाड़ी के देशों में भी घबराहट है। हालांकि इस बात को भी स्पष्ट किया है ईरान ने कि खाड़ी देशों के साथ उन पर हमले इसलिए हो रहे हैं कि वहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं और वहां उनके, और इसके लिए अमेरिका को और इसराइल को ही जिम्मेदार भी बताया है। लेकिन खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकाने होने के कारण उनको नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। इधर कई इस लड़ाई के जो एक राजनीतिक पहलू हैं वो अपनी जगह दिख रहे हैं और इसकी कूटनीतिक पहलू भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ईरान दूसरे देशों के साथ अब बातचीत कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जापान के साथ बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जापान के जहाजों को जाने की अनुमति दे दी जाएगी और अगर इस तरीके से अन्य देशों के साथ उसकी बातचीत होती है तो फिर यह ईरान, अमेरिका के लिए और इसराइल
इसराइल के लिए और भी बड़ा झटका होगा। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, काफी बड़ा झटका होगा, चूंकि कल जिस तरीके से ट्रंप साहब ने नाटो के देशों को कायर कहा है और उसके बाद कहा है कि भाई हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो है हॉर्मुज स्टेट है, उसकी हम नहीं करेंगे कुछ, जिसको वहां से तेल लेना है वो अपनी वहां की सुरक्षा खुद देखे। इसके बाद ही समझ में आ गया है कि ईरान की रणनीति जो है वो कामयाब रही है। एक तो नाटो में फूट पड़ गई और ट्रंप साहब अकेले पड़ गए, अमेरिका अलग पड़ गया, नाटो के बाकी देश अलग हो गए, सबने युद्ध में उतरने से मना कर दिया कि हम इस युद्ध में नहीं उतरेंगे। तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए ट्रंप जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ईरान अपनी रणनीति में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह कि जिसके फेवर में, जिसके लिए, जिसकी सुरक्षा में डोनाल्ड ट्रंप कूदे हैं, वो खुद अब उनको दगा दे रहा है। इसराइल खुद ही उनसे अलग होता जा रहा है। इसराइल खुद अलग होता चला जा रहा है और एक तरीके से कहा जाए कि इसराइल जो है वो ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप रहा है। अब तो नेतन्याहू जो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो तो साफ कह रहा है कि भाई हमने ट्रंप को बाध्य नहीं किया इस युद्ध में उतरने के लिए और हम उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। तो यानी ट्रंप साहब खुद कूद गए। तो ट्रंप को नेतन्याहू ने खुद अमेरिका में उलझा दिया। अब अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि अगर नेतन्याहू ये कह रहा है तो क्या ट्रंप ने खुद ये मुसीबत गले बांधी है? आप बैल मुझे मारने वाली बात। इधर जिस तरीके से समीर जी डियागो गार्सिया में जो यूएस का बेस है उस पर जो मिसाइल दागी हैं ईरान ने, हालांकि वो मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट कर दी गई ये बताया जाता है, लेकिन उसने 4500 किलोमीटर दूर अगर ये हमला किया है तो उसने इसको लगता है पहली बार में टेस्ट किया है अपनी नई मिसाइल को और ये दिखा दिया उसने कि हम इतनी दूर भी मार कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिका में और ज़्यादा खलबली मची हुई है कि इसका मतलब ईरान की मिसाइल के निशाने पर 4500 किलोमीटर दूर के भी क्षेत्र आ रहे हैं। तो ये बहुत बेचैन करने वाला अमेरिका के लिए। हालांकि कल ही जो था वो ट्रंप साहब ने भी और उन्होंने नेतन्याहू साहब ने भी घोषणा कर दी थी कि मिसाइलें उनकी खत्म हो गई हैं, हमने उनका मिसाइल कार्यक्रम खत्म कर दिया है। तो अगर खत्म कर दिया तो डियागो गार्सिया पर हमला कैसे हो रहा है? तो ये बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो गया। तो इसका मतलब अब ईरान जो है वो अपनी ताकत जो है वो दिखा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है। ईरान के पास हवाई जहाज मतलब जो एयरफोर्स है वो नहीं है, चूंकि उसके ऊपर पहले से प्रतिबंध लगे हुए हैं तो वो नहीं है। लेकिन उसकी मिसाइल की क्षमता और ड्रोन की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि बुरी तरीके से घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल। और समीर जी जो हम लोगों ने चर्चा की थी, हालांकि उसको मसखरेपन में लिया गया था कि वो जेलेंस्की जी वो कह रहे हैं कि हम मदद कर देंगे। अब ईरान बाकायदा मदद मांग रहा है यूक्रेन से कि भाई ड्रोन से अमेरिका जो है मतलब आप ये देखिए कि वो तो पेशकश कर रहे थे और उसको मजाक में, आप सही कह रहे हैं, मजाक में लिया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका उनसे मदद मांग रहे हैं यूक्रेन से। ये स्थिति आ गई है चूंकि मदद के लिए साथ में अब कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो नेटो के देश हैं और यूरोपियन देश हैं वो सबसे ज्यादा इस मामले में अमेरिका से दूरी बना रखे हैं। और चूंकि इस लड़ाई को पूरी तरीके से ट्रंप केंद्रित कर दिया गया है, अमेरिका में ही माना जा रहा है कि ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप की है, अमेरिका की नहीं है। बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई है, अमेरिका की नहीं है। ये ईरान की एक कूटनीतिक जीत इसको कहा जाएगा, जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया में अमेरिका को अलग थलग किया है। बिल्कुल, अब पूरी दुनिया में अमेरिका को अलग थलग किया है और अमेरिका एकदम बिल्कुल समीर जी किनारे पे हो गया है और अमेरिका के अंदर ट्रंप किनारे होते चले जा रहे हैं। दोनों बातें हैं। अमेरिका दुनिया में अलग होता चला जा रहा है, अपने मित्रों में अलग होता चला जा रहा है और ट्रंप जो हैं अब अलग होते चले जा रहे हैं अमेरिका में। तो यानी ईरान की जो कूटनीति और रणनीति है और सैन्य रणनीति, ये तीनों चीजें जो हैं वो अमेरिका के ऊपर भारी पड़ी हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इधर जिस तरीके से वो जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहा है और चेतावनी देकर कर रहा है कि भाई ये अगर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये आपकी ज़मीन से हो रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल रोकिए। इधर कल उसने धमकाया है जोरदार तरीके से यूके को कि आप जिस तरीके से इनके समर्थन में खड़े हैं और आपके अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो आपके ऊपर भी अब हम करेंगे फिर। तो अब जो है एक चीज़ देखिए कि अमेरिका की जो एक जिसको कहा जाए कि सुप्रीमेसी, जिसको हिंदी में हम कहें तो सीधे सीधे दादागिरी कहेंगे, उसका कैसे भ्रम टूट रहा है अमलेंदु जी। श्रीलंका ने कल वहां पर अमेरिकी जहाज़ों को उतरने से साफ मना कर दिया, रिक्वेस्ट की कि आप उतरने दीजिए। उसने कहा नहीं, इसमें आर्मरी है, सैन्य साजो सामान है, इसलिए हम इसको अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे। और बाकी और देशों में किस तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और इधर जापान के साथ जो ईरान की अब डील हो रही कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उसके जहाज़ों को निकालने दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें अमेरिका के ऊपर और अमेरिका का जो एक प्रभुत्व
नेतृत्व बना हुआ था उस पर जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रही हैं। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं मुस्तफा खामेनेई, वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है और ये संदेश बता रहा है कि ईरान, बार बार ये चीजें कही जा रही हैं और मुस्तफा खामेनेई जब खुद कह रहे हैं कि ईरान लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा, नो सीज फायर, और यह भी कहा जा रहा है, विशेषज्ञों का भी कहना है कि ईरान इस लड़ाई को जितना लंबा खींचेगा वो खींच सकता है, लेकिन यह अमेरिका और इस्राएल दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। बिल्कुल समीर जी, दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि साहब वो 2500 जो है वो मरीन जो है वो पहुंच रहे हैं, उनके सैनिक अमेरिका के वहाँ खाड़ी के देशों में, और उस पर जो वहाँ का IRGC वो कह रहा है कि आइए हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, जमीन पर तो उतरो मियाँ, जमीन पर उतरो तब देखेंगे। समीर जी, स्थिति ये होगी कि आम ईरानी नागरिक जो पत्थरों से कुचल देगा इनको, मरीन को। ये स्थिति है, चूंकि वहां सिर्फ सेना नहीं लड़ रही है, आम नागरिक जो है वो भी सड़कों पर उतरा हुआ है, तो बहुत गंभीर परिस्थितियां हो जाएंगी। ये भी है कि धमकी दी जा रही है, कुछ उतर नहीं रहा। अभी कल भी ट्रंप ने कहा कि हम 2200 या कितने सैनिक भेज रहे हैं। हाँ। ये सारी चीजें लग रहा है कि अब चूंकि हो सकता है कि डराने धमकाने के लिए कह रहे हो, लेकिन डरता धमका तो ईरान नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बल्कि इस तरह की धमकियों से ट्रंप ही जो है वो पूरी दुनिया में एक मतलब एक हास्यास्पद तरीके से वो देखे जा रहे हैं। बिल्कुल समझिए, हास्यास्पद तरीके से देखे जा रहे हैं। और जो मुस्तफा खामेनी ने कल संदेश दिया उसमें बहुत गंभीर बातें कही हैं। हाँ। और साफ चैलेंज के उसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम के योद्धाओं की शानदार विजयों के संबंध में सभी को बधाई देना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका इजराइल के आक्रमण के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों के परिवारों और जीवित बचे लोगों के प्रति और जनवरी में विदेशी ताकतों द्वारा समर्पित अशांति की पीड़ितों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और एक साल में 3 युद्ध जो है, उन्होंने बताया कि एक साल में हमने 3 युद्ध लड़े हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान हमारे प्रिय लोगों को 3 सैन्य और सुरक्षा संबंधी युद्धों का सामना करना पड़ा है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और ये जो उनका पाठ जो जारी किया गया है उनके कार्यालय द्वारा, उसमें वो कह रहे हैं कि इस वर्ष आध्यात्मिकता का बसंत और प्रकृति का बसंत यानी शुभ ईद उल फितर और प्राचीन ईद नवरोज एक साथ आए हैं। और मैं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इन 2 धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों पर बधाई देता हूं। मैं ईद उल फितर के अवसर पर दुनिया भर के सभी मुसलमानों को भी बधाई देता हूं। इस्लाम के योद्धाओं की शानदार विजयों के संबंध में सभी को बधाई देना भी आवश्यक है। साथ ही में दूसरे थोपे गए युद्ध जनवरी तख्तापलट, तीसरे थोपे का युद्ध, सुरक्षा और सीमा पर शहीद हुए जवानों, गुमनाम शहीद सैनिकों, खुफिया बलों के शहीदों के सभी परिवारों के बचे लोगों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। ये यहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। जी बिल्कुल, इसको सुन भी लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। पर्शियन में ये संदेश जारी किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। एक तो नौरोज की और ईद की बधाई भी दी है, लेकिन जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर और अमेरिका और इस्राएल की धमकियों का जवाब दिया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल समीर जी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसका धमकियों का जवाब दिया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम आपसे ना तो डरने वाले हैं, और गलतफहमी जो आपने पाली हुई है, गलतफहमी आप अपने जो है वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये एक तरीके से कहा गया। और ये मतलब साफ तौर पर कह दिया गया कि ईरान जो है वो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आपसे लड़ रहा है। बहादुर, ईमानदार और लोकप्रिय जो हमारे अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो इस जंग में पूरी तरह से लड़ी हुई है। जनता इसमें पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ी हुई है। इसलिए जो है किसी भी तरीके की गलतफहमी जो है वो पालने की जो है ज़रूरत नहीं है दुश्मनों को। ये साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से कहा है। और ये समीर जी, एक तरीके से देखा जाए तो जो एक चुनौती जो है वो एक तरीके से वो उन्होंने साफ तौर पर दी है जी अमेरिका और इजराइल दोनों को। और ये साफ मतलब कर दिया है कि आप ये जंग रुकेगी नहीं, और आपने अब तक जो अपराध किए हैं इसका जो है हम जवाब पूरी ताकत के साथ देंगे, और किसी भी हाल में ये जंग रुकेगी नहीं तब तक जब तक कि आप हार नहीं मान लेते हैं। ये उसका संदेश, ये संदेश उनका है। और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है ईरान, उसको देखते हुए ये साबित भी हो रहा है। पिछले दिनों करीब जब लड़ाई के 1 हफ्ते 10 दिन हुए थे तो ये बयान आया था वहाँ के विदेश मंत्री की ओर से कि अभी तो हम लोगों ने अपने बहुत उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जो यहाँ पर बहुत दिनों से रखे हुए थे, अभी असली हथियारों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। और जो आज ये उसने लंबी दूरी की मिसाइल को छोड़ा है, इसका मतलब कि अब वो इन चीजों का भी परीक्षण करना उसने शुरू कर दिया है लंबी दूरी का, यानी इस्राएल के बाहर भी अब वो हमले करेगा, ये बता दिया उसने। अमेरिकी ठिकाने जहां भी, बिल्कुल समीर जी, जहां भी अमेरिकी ठिकाने। और एक तो और चेतावनी जारी की है उसने,
और उसने चेतावनी जारी की है साफ तौर पर कि ये जो आपके अधिकारी हैं ये छुट्टियां मनाने जाते हैं, ये ईरान ने चेतावनी दी है अमेरिका और इजराइल को। अब ये भी हमारे निशाने पे होंगे, चूंकि आपने जो है हमारे लीडर्स की टारगेट किलिंग की है, तो इसका जवाब अब इस तरीके से दिया जाएगा। ये उसने साफ चेतावनी दे दी है। इसके बाद और हड़कंप मचा हुआ है। और कल समीर जी जिस तरीके से ड्रोन जो था वो व्हाइट हाउस के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया, और ड्रोन जो था वो अमेरिका के उस यूएस के मिलिट्री कंपाउंड के ऊपर देखा गया जहां पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो दोनों मौजूद थे। बैठक चल रही थी और उसके बाद डियागो गार्सिया पर उसका हमला मिसाइल का, तो इसने जो है अमेरिका की धड़कनें बहुत बढ़ा दी हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो उसने बहुत सख्त चेतावनियां जो हैं ईरान ने वो जारी की हैं साफ तौर पर, और ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये कितनी घबराहट है। इधर समीर जी एक खबर ये आ रही है, और खबर ये आ रही है कि जो CIA है उसने अपने जो क्षेत्रीय स्टेशन है उनको सूचित किया है कि ईरान में जो रिजीम चेंज करने का मुद्दा था उसको अब खारिज किया जाता है और ये एजेंडे से हटा दिया जाना चाहिए। और इससे 3 दिन पहले ही जो तेहरान टाइम्स वहाँ का अखबार है ईरान का, उसने ये जानकारी प्रकाशित की थी कि अमेरिका यहाँ से भाग रहा है, बोरिया बिस्तर समेट रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो अमेरिका को फंसाए हुए निकलने नहीं देना चाहता है। हाँ। तो ये पुष्टि जो है ये जो CIA के हवाले से आ रही है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रंप बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो अमेरिका को फंसाए रखना चाहता है। चूंकि अगर अमेरिका निकल जाएगा तो ईरान जो है इजराइल को नेतन्याहू की जबरदस्त कुटाई करेगा। ये बिल्कुल, यानी जो मकसद था जिसको कहा जा रहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वहां सत्ता परिवर्तन करेंगे ईरान में, तो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं और अब उस मकसद को भी वापस ले लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है। दूसरी ओर जो एक बहाना बनाया गया था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम, परमाणु हथियार बना रहा है इसलिए उस पर हमला किया गया, उसको तो अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ही, वहां के पेंटागन ने ही खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई योजना ईरान की नहीं थी जो रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ट्रंप लगातार धमकियां भी दे रहे हैं, एक तरफ पीछे हट रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं पीछे हटने पर, और दूसरी तरफ ईरान को धमकी भी दे रहे हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईरान का पूरा साजो सामान, जो सैन्य सामान है उसका, वो सब खत्म हो चुका है, सारे रिसोर्सेज उसके खत्म हो चुके हैं, और यहां वो फिर लंबी दूरी की मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। बहरहाल ताज़ा ट्वीट क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको भी हम देखते हैं। धमकी वो लगातार दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धमकी दिए जा रहे हैं। और ये है समीर जी उनका जो ट्वीट है तो सोशल पे लिखा है। आप जी बिल्कुल, वो लिख रहे हैं कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम ईरान के आतंकवादी शासन के संबंध में मध्य पूर्व में अपने बड़े सैन्य प्रयासों को धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करना, ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को तबाह करना, उनकी नौसेना और वायुसेना को खत्म करना जिसमें विमान रोधी हथियार भी शामिल हैं, ईरान को परमाणु क्षमता के करीब कभी न पहुंचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना जहां अमेरिका ऐसी किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर तुरंत और जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। अपने मध्य पूर्व सहयोगियों जिनमें इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं, उनकी उच्चतम स्तर पर सुरक्षा करना, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और निगरानी जरूरत पड़ने पर उन अन्य देशों द्वारा की जानी होगी जो इसका उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता। यदि अनुरोध किया गया तो हम इन देशों की होर्मुज संबंधी प्रयासों में सहायता करेंगे, लेकिन ईरान का खतरा समाप्त हो जाने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए एक आसान सैन्य अभियान होगा। इस मामले पर अपना ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये बातें ये लिख रहे हैं और ये साफ साबित हो रहा है अमलेंदु जी कि जितनी चीजें लिख रहे हैं हर फ्रंट पर ईरान इनको मात दे रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपने इस ट्वीट में। बिल्कुल, अपने इसमें जो तो सोशल पर लिखा है उसमें इनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। और एक चीज इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्टेट की जो है सुरक्षा हम नहीं करेंगे। जो लोग वहां से मंगाते हैं वो करें, यानी भारत करे, वहां से जापान करे, चीन करे और देश करें, वो वहां से करें, हम नहीं करेंगे। तो ये अब जो है ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है
अपने दोस्त मोदी जी को भी संदेश दे दिया है कि भाई खुद वहां से अपनी सुरक्षा करो, 22 जहाज जो तुम्हारे रुके हुए वो निकालो, हम नहीं निकालेंगे, या ईरान से बात करो। अच्छा, एक चीज और इसमें जो उन्होंने कही है कि मध्य पूर्व के देश उनकी उच्चतम स्तर पर सुरक्षा करना। अब उन देशों को भी ये महसूस हो गया और वो भी दबाव बना रहे हैं, उनको उन्होंने एहसास करा दिया कि आप हमारी कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, हमको पता है, आप अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं। समीर जी, इजराइल बनने के बाद मुझे लगता है पहली बार है कि जब मध्य पूर्व के देशों में, खाड़ी के देशों में मस्जिदों में नमाज जो है वो सामूहिक तौर पर नहीं हुई है ईद की जी। ये पहली बार है। और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है और वहां की सरकारें हैं जी, जो जिन्होंने वहां अड्डे बनाए अमेरिका के। तो अब ये जिस तरीके से पिट रहे हैं, अब सऊदी अरब कह रहा है कि साहब हमारे ऊपर हमला किया गया। अभी खबर आ रही है कि बहरीन पे और सऊदी अरब पे जो है वो आ रहा है, और सऊदी अरब का जो रक्षा मंत्रालय है उसने आज सुबह बताया है कि उसने पूर्वी क्षेत्र में, जो किंगडम का सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, लेकिन ईरान के करीब है, जहाँ कई बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियाँ हैं, वहाँ पर कुछ ही घंटों में 20 ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि तत्काल किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि शनिवार सुबह और तड़के जो है ईरान की तरफ से दागी गई कि मिसाइल का भी पता लगाया गया, यानी एक मिसाइल और 20 ड्रोन का। तो ये सऊदी अरब का रक्षा मंत्रालय जो है वो स्वीकार कर रहा है कि ईद के दिन भी जो है इस तरीके के हमले हुए। तो यानी जो चेतावनी दी गई थी वो चेतावनी साफ तौर पर जो है वो स्पष्ट है कि हम आपकी पिटाई इस तरीके से करेंगे, तो आप समझ कर रहिए जहां जहां भी अमेरिका बेस हैं उन बेस पर ये हमले इस तरीके से जारी रहेंगे। तो ये उसने बता दिया है ईरान ने। और इसके बाद अगर ट्रंप साहब कुछ बता रहे हैं कि सुरक्षा करेंगे, अरे भाई तो पहले अपने बेस बचा लो ना भाई। आपके बेस जो तबाह किए, उसने आपकी जो 2 युद्धपोत तबाह कर दिए। एक आपका जो गैरी फोर था, वो 30 घंटे उस पर आग लगी रही, आप उसकी आग नहीं बुझा पाए 30 घंटे में, जबकि समुद्र में खड़ा हुआ था। अरे डुबो देते साले को नीचे पानी में, जहाज को सूख आग बुझ जाती, लेकिन वो भी आप नहीं कर पाए। और कह रहे हैं कि हमारा जो है कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब हमने जो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये कैसा आपका है कि आपका नुकसान नहीं हो रहा? तो ये समझिए ईरान ने अपनी क्षमता ये दिखा दी है कि ठीक है हम जो हैं, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन अब उसने एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना बता दिया कि अगर आपका F-35 जिसका बड़ा जलवा था, F-35 है और आसमान भेद देता है, उसको हवा भी नहीं पकड़ पाती, बिजली भी नहीं पकड़ पाती, तो ये पकड़ना जो है जिस तरीके से है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उसने F-35 को जो है वो उसने घेर दिया, मतलब गिरा दिया वहां उस पर, और आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से दिक्कतें जो है इनके सामने आ रही हैं। अच्छा, दोनों चीजें आप देखिए, इधर F-35 यानी अब तक 16 फाइटर जेट्स की खबरें आ रही हैं कि जिनको नष्ट कर चुका है ईरान। अमेरिका के 16 फाइटर जेट्स हैं, F-35 को गिरा दिया। इधर जो अब्राहम लिंकन जैसा इनका युद्धपोत था, उसका कहाँ अता पता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हजारों किलोमीटर दूर वापस ले जाने पर मजबूर हो गया अमेरिका। यानी जो डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें, अटैकिंग सिस्टम और डिफेंस सिस्टम दोनों की ताकत का एहसास कराया है ईरान ने इन दोनों देशों को। और उधर अमेरिका की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो रडार सिस्टम है इस इलाके में, वो इस लड़ाई के 1 हफ्ते के बाद ही पूरा ध्वस्त हो चुका है। उसके बाद मनमाने तरीके से ईरान अब इन ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन ट्रंप साहब बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि ईरान का सब कुछ नष्ट हो गया है, वो हार के कगार पर है। लेकिन हार के कगार पर रहने के बावजूद 3 हफ्ते से लगातार वो इसराइल के में भी और अमेरिकी ठिकानों पर भी लगातार हमले कर रहा है। बिल्कुल लगातार हमले कर रहा है। और जिस समय हम लोग समीर जी बात कर रहे हैं, इस समय भी उसने इसराइल के ऊपर एक और जो है मिसाइल की लहर दागी है, और इजरायली सेना जो है उसने मिसाइल हमले की चेतावनी दी है। और शनिवार सुबह की से अब तक, यानी आज ही सुबह से अब तक ये 4थी चेतावनी जो जारी की है इसराइल की सेना ने कि मिसाइल्स की खेप जो है वो आ रही है, तो बच के रहो, बंकर में चले जाओ। तो यानी आज भी जो बंकर में जाने की सुबह से कि अब तक 4 बार जो है इजराइल में सायरन ये बज चुके हैं और ये चेतावनियां जारी कर दी गई, बंकर में चले जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि उसने कोई भी कमी जो है ईरान ने वो नहीं छोड़ी है। आज भी जो है ईरान की सड़कों पर तो समीर जी लोग जश्न मना रहे हैं ईद का भी। और ये ईरान में पहली ईद है जब सैयद अली खामेनेई की जान ली गई, उसके बाद उनकी शहादत के बाद की पहली ईद है। तो एक तरफ गम भी है लेकिन उसका जश्न भी है ईद का भी, कि सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो अमेरिका जिन देशों की सुरक्षा ली, वहां जो है वो मतलब खुले में लोग ईद नहीं मना पा रहे, ये पहली बार हो रहा है। और ईरान से कुछ तस्वीरें जो हमारे साथी हैं भेजते हैं, अगर वो भी होंगी आई हैं तो उनको हम दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर ईद का जश्न मन रहा है। कल नौरोज त्योहार वहां पर मनाया गया, नया साल मनाया जाता है ईरान में।
तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि कैसे ये तस्वीरें हैं, ये ईद की तस्वीरें हैं, शायद तेहरान की, राजधानी तेहरान की ये तस्वीरें हैं, कौम की है ये तस्वीरें, और यहाँ वो ईद आज वहाँ पर मनाई जा रही है। यानी किस तरह से ईरान का जो की सेना है वो और ईरान की जनता दोनों ही बेखौफ होकर इनके हमलों का जवाब दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है अमलेंदु जी, और ये ईरान की ताकत का एक उसका जो बहुत बड़ा सोर्स है वो भी है कि पूरी की पूरी जनता उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, पूरी जनता उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि उनके तमाम लीडरान जो हैं वो जनता के बीच में, एक भी बंकर में नहीं गया है, और बंकर है ही नहीं, जाएगा कहाँ, बंकर उन्होंने कभी बनाया ही नहीं है। तो यानी वो मैदान में खड़े होकर लड़ते हैं और इजरायली बंकरों में छुप जाते हैं। नेतन्याहू भी बंकर में छुपे हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो मालूम नहीं पड़ता ये कहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बंकर उन्होंने बनाए हैं तो अपने हथियारों को सुरक्षित करने, जहां पहुंच नहीं पा रही है अमेरिकी इंटेलिजेंस। वो बंकर नहीं है, बाकायदा समीर जी पूरी की पूरी बस्तियां, पूरी की पूरी फैक्ट्रियां जमीन के अंदर बनी हुई हैं। तो ये है एक एग्जाम, मतलब आपने, अमेरिका ने दावा किया कि उसने उनके जो परमाणु रिएक्टर्स थे उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके परमाणु केंद्रों पर, लेकिन वो तो आप ऊपर से दरवाजों पे फुलझड़ियाँ छोड़कर चले आए, अंदर सारा काम जारी है। और बीच बीच में वो अंदर से जारी भी कर देते हैं वीडियो कि देखो ये हमारे बन रहे हैं मिसाइलें, ये बन रहे हैं हमारे ड्रोन, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये वो अपने बताता रहता है। और जिस तरीके से डियागो गार्सिया पर उसने हमला किया है, ये बहुत चिंता की बात अमेरिका और इजराइल के लिए है कि यानी इतनी शक्तिशाली मिसाइल भी उसके पास है कि जो 4500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। ये बिल्कुल, और ये जो बार बार ईरान ने अगर कहा है, चेतावनी दी है कि वो अभी उसके जो बड़े हथियार हैं, घातक हथियार हैं, उसने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया है, उसका एक बड़ा, एक जिसको कहते हैं कि ट्रेलर दिखाना, वो आज दिखाया है, और उस अपनी मिसाइल को छोड़कर। तो ये ईरान की लड़ाई, ईरान की जो प्रतिक्रिया है, जो जिस तरह से रिटेलिएशन हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दिखा रहा है कि किस तरह से इस्राइल और अमेरिका दोनों ही पस्त होते नजर आ रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में अगर सबसे खराब स्थिति दिखाई पड़ रही है तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन बार बार वो अपने ट्रुथ सोशल से, जो उनका अपना सोशल मीडिया है, उसके जरिए वो ईरान को धमकी देते हैं, लेकिन उनका जो खौफ है वो भी दिखाई पड़ता रहता है उनके उन्हीं बयानों में। आज का जो हम लोगों ने ट्वीट देखा उसमें यह भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी बेस जिन गल्फ कंट्रीज में जहां पर है, खाड़ी के देशों में, वो उनके बेस नष्ट हो चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी, खाड़ी के देश भी, इस मामले में पुनर्विचार करेंगे कि इनको यहां बने रहने दिया जाए कि नहीं बने रहने दिया जाए। बिल्कुल, इस पे अब विचार होगा। वहां की जनता कहेगी कि भाई आपने, सबसे बड़ी बात तो समझिए ये कि देखिए, एक वो कहावत है ना कि वो बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं है, गम ये कि मौत ने घर का मुंह देख लिया। तो ये है कि ईरान ने हमला कर दिया इन खाड़ी देशों पर, इसका गम नहीं है। गम ये है कि जो साम्राज्य खड़ा किया था कि यहाँ सुरक्षित है, निवेश आपका बढ़िया रहेगा, सबकी सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी, वो उसके बदले में अरबों खरबों डॉलर ले रहा था, और अरबों खरबों डॉलर ले रहा था, वो सारा ध्वस्त हो गया है। तो कहाँ तो आप गए थे ईरान के तेल पे कब्जा करने, और कहाँ जो आपके पास जिस पे कब्जा था वो निकला जा रहा है। यानी गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़े, जो कहावत है वो अमेरिका साहब ने साबित करके दिखा दिए कि गए तो थे आप ईरान के संसाधनों पे कब्जा करने के लिए, और नौबत ये आ रही है कि खाड़ी के बाकी देश में वो भी कहेंगे अच्छा आप चलिए यहाँ से। जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? इससे अच्छा तो ईरान को ही हम भाई जो है दे दें हफ्ता वसूली, और भाई ईरान हमारी सुरक्षा कर ले तो वो कर देगा। हाँ बिल्कुल, उस जो इसकी भी बात हो रही कि आखिर किस तरह का असेसमेंट किया था इन देशों ने। इजराइल की बात तो छोड़िए, लेकिन अमेरिका को क्या लगता था कि क्या वो 2 दिन में वहां पर खामेनेई को हटा देगा और वहां सीधे ले जाकर रजा पहलवी को बैठा देगा, वहां पर रेजिम इस तरीके से चेंज कर लेगा? आखिर इतनी गलत फहमी अमेरिका को कैसे थी? जबकि ये जो हिस्ट्री है बताती है कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों को कभी इतनी गलतफहमी नहीं थी ईरान को लेकर। ईरान को लेकर दूसरे राष्ट्रपतियों को कोई गलतफहमी नहीं थी, लेकिन ट्रंप साहब जो है, चूंकि है ना, चूंकि उनके भी खून में व्यापार है, यहाँ भी खून में व्यापार है, तो व्यापारी हैं तो सोच रहे थे जाकर बस्तियां वहां भी बसाएंगे ईरान में भी। तो सारी जगह जमीन के टुकड़े चाहिए ट्रंप साहब को कि वहां बस्तियां बसाएं, जाकर के बिल्डिंग्स खड़ी करें। यहाँ भी खड़ा हुआ है गुड़गांव में ट्रंप टावर, वहाँ देखा था बरसात में जो पानी भरा हुआ था, हाथी डुबाऊ जो था उन टावर के सामने, तो सब जगह टावर खड़े करने ट्रंप टावर। तो ट्रंप टावर खड़ी करने की सनक जो है, मतलब पूरी दुनिया का सारे संसाधन हजम कर जाने की सनक जो है, उसने आज अमेरिका को लाकर इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आप भाग भी रहे हैं
जंग के मैदान से और कह भी नहीं पा रहे हैं कि हम भाग रहे हैं। बिल्कुल। ये परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। और इधर झटके पर झटके मिल रहे हैं। इधर खबर आ रही कि स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को हथियारों का जो एक्सपोर्ट है वो रोक दिया है। बिल्कुल समीर जी, स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को हथियारों का निर्यात रोक दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि 5 साल तक हम आपको कोई सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इधर जिस तरीके से ईरान ने इनके जेट गिरा दिए, इनके युद्धपोत जो थे वो फोड़ दिए, फोड़ दिए, तो बचा क्या है इनके पास? खरबों रुपए का नुकसान तो ईरान ने कर दिया। इस बीच एक खबर यह भी है कि जो यरूशलेम का पुराना शहर है उसके कुछ हिस्सों में भी मिसाइल से जो है हमले हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले, और कुवैत की तेल रिफाइनरी जो है उस पर ड्रोन से हमले हुए हैं, वो रिफाइनरी बंद हो गई है। ये साफ तौर पे आया। इधर इजराइल के जो लेबनान पर हमले हैं उसमें जान जाने वालों की संख्या जो 1000 के पार हो गई है, यानी 1000 के पार जो है वो आम लेबनानी नागरिक जो है वो इजराइल ने मार गिरा है। वहां पर लेबनान में वहां लगातार इजराइल के हमले हो रहे हैं, जहां मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर हो गई है। तो ये वहां आम नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, चाहे लेबनान हो। लेबनान पर तो ज्यादातर हमले इजराइल की ओर से ही हो रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों के हमले हो रहे हैं और आम नागरिकों पर। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के मामले में भी ईरान ने इन दोनों देशों के ऊपर लीड ले ली है। किसी भी जगह पर, किसी जो पब्लिक प्लेस होता है वहां ईरान ने हमले नहीं किए हैं, लेकिन ईरान के हर तरह के पब्लिक प्लेस पर न केवल इस्राइल ने बल्कि अमेरिका ने भी हमले किए। और जो सबसे घातक और मानवाधिकारों के लिहाज से वो बहुत ही बेरहम हमला जिसको कहा जा सकता है, स्कूल में, बच्चियों के स्कूल में वो हमला अमेरिका ने किया, जिसमें 168 लोग मारे गए। ज्यादातर उसमें छोटी बच्चियां थी जो स्कूल में पढ़ने के लिए आई थी। हाँ, छोटी बच्चियां थी, उनको आपने मार दिया। उसमें अमेरिका का ही उसमें आ रहा है कि अमेरिका के ही पास वो मिसाइल्स हैं, तो वो सीधा सीधा अमेरिका ने ही किया था। और ट्रम्प साहब जो उससे बच रहे हैं कि नहीं भाई हमने नहीं किया, लेकिन जो साफ आ रहा है यूएस में भी जो इसको लेकर वहाँ की संसद सीनेट जो है उसमें भी इसको सवाल उठ चुके हैं कि आपने जो किस तरीके से ये किया है। तो ये साफ तौर पर समझ में आता है समीर जी कि वो मतलब बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, जबकि ईरान जो हमले कर रहा है उसने पहले हमले किए सैन्य ठिकानों पर, फिर जब इन्होंने इसके एक बैंक पे हमला किया तो उसने फिर इनके जो आर्थिक केंद्र थे वहाँ पर हमले किए। जब इन्होंने इनकी उसकी एनर्जी फैसिलिटी भी खास खार्ग पर हमला किया तो उसने पलट कर उस पर हमले किए हैं रिफाइनरीज पे। तो अब ये पलट कर कर रहा है। उसने साफ तौर पर कहा है कि आप जिस तरीके से हमले करेंगे उस तरीके से ही हम जवाब देंगे। अब जो इन्होंने टारगेट किलिंग की वहाँ के लीडर्स की, अली लारीजानी, सुलेमानी और इनकी अल नैनी जो है इनकी और खतीब जो थे इनकी, इसके बाद उसने साफ तौर पर कह दिया है कि आप के अधिकारी अगर कहीं छुट्टियां भी मना रहे होंगे तो भी वो हमारे निशानों पर होंगे। और जो सरकारी टीवी के हवाले से वहाँ के जो सशस्त्र बलों के प्रवक्ता हैं अबोल फजल शेखरची, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि हम आपके कायर अधिकारियों और कमांडरों, पायलटों और दुष्ट सैनिकों पर नजर रख रहे हैं। अब से हमारे पास आपके बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर दुनिया भर के सैरगाह, रिजॉर्ट, पर्यटन व मनोरंजन केंद्र भी आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये अमेरिका और इजराइल के लिए साफ चेतावनी जारी कर दी है ईरान ने। बिल्कुल। तो अब ये है कि जिस तरह से वहां पर लक्ष्य करके, टारगेट करके मारा जा रहा है ईरान के बड़े नेताओं को, तो अब ईरान ने भी कहा है कि आपके नागरिक और नेता भी सुरक्षित नहीं है, और केवल इस्राइल में ही नहीं बल्कि दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने पर होंगे। और जिस तरह से आज के हमले हुए हैं, ये अब लग रहा है कि ये अब इनके लिए बड़ी मुसीबत अब वास्तव में आने वाली है। ईरान की ये केवल धमकी नहीं रही है, चेतावनी नहीं रही है, बल्कि वो इन धमकियों को सही करके, यानी एक तरीके से उनको धरातल पर उतार कर दिखा रहा है बार बार। और इधर तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरीके से इस लड़ाई को खत्म किया जा सके, क्योंकि इस लड़ाई में चौतरफा उनको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक भ्रम था कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, अब कैसे दुनिया के तमाम देश उसको आंखें दिखा रहे हैं। और इधर मजबूर होकर ईरान पर जो पाबंदी लगा रखी थी कि ईरान का तेल कोई खरीद नहीं सकता है, अपने आप मजबूर होना पड़ गया है उस पाबंदी को खत्म करने के लिए। बिल्कुल समीर जी, उस पाबंदी को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और 30 दिन के लिए वो हटा लिया है और कहा है कि भाई ईरान से जो तेल खरीदो और कहीं भी उसको रिफाइन कराओ, यानी सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा भारत को होगा, रिफाइन कराओ, लेकिन पहले भारत तक पहुँचे। अगर जापान को कहा है उसने ईरान ने, तो भारत के लिए क्यों नहीं कहा, ये भी बड़ा सवाल है समीर जी। यहाँ सवाल उठते हैं, तो जो नेतन्याहू के गले पड़ने की जो नीति थी, क्या वो भारत को नुकसान पहुँचा रही है?
क्या अब ये देखना पड़ेगा कि जयशंकर ने सब बात की और मोदी जी ने समीर जी फ़ोन किया था डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ईरान के राष्ट्रपति उनको, और उसके बाद मोदी जी ने बताया उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ने आज तक नहीं बताया कि मोदी जी ने फ़ोन किया था। जी हाँ, बिल्कुल, उधर से कुछ नहीं आया है। तो आपने जिस तरीके से इससे पहले आपने कतर के शेख से बात कर ली कि भाई आपके ऊपर जो हमले हुए उसकी निंदा करते हैं, तो भाई अब कतर के साथ ही खड़े हो जाओ फिर। मतलब ईरान भी अब ये बता रहा है, समझा रहा है। इधर देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक तरीके से वो जाके उन जो 12 देशों उनमें शामिल भी हो जाता है और ईरान के साथ भी खड़ा होता है, तो वो तो दोहरी चाल चल रहा है। और आपने जो आपको उघाड़ लिया कि हम तो भाई नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं, तो खड़े रहो अब नेतन्याहू के साथ। तो ये यहाँ की भी जो विदेश नीति परिवर्तित हो रही है उसके भी दुष्परिणाम समझिए सामने आएंगे आने वाले दिनों में, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल यहाँ का मसला अलग है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि वहाँ की जो इजराइल की जो सेना है IDF, उसने अभी अभी स्वीकार किया है कि ईरान द्वारा मध्य इजराइल पर क्लस्टर बम वाली बारहेड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए हैं और रिशोन लेजियन में 3 जगहों पर नुकसान हुआ है और एक जगह काफ़ी बड़ा गड्ढा जो है वो बन गया है और एक डे केयर सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है। ये अभी उसने स्वीकार किया है। ये वहाँ का एक ऑनलाइन वो है मीडिया आउटलेट, उसने वहाँ के सेना के हवाले से खबर दी है। समीर जी, बिल्कुल, तो ये सेना के हवाले से खबर दी है। सेना के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें और जो नुकसान है वो अभी भी छिपाया जा रहा है। वहाँ से मीडिया जो कुछ भी खबरें दे रहा है बहुत फिल्टर होकर के, कई दिनों तक तो वहाँ से कुछ खबरें ही नहीं आ रही थी, लेकिन अभी भी जो आ रही हैं वो उसमें नुकसान की खबरों को बहुत कम बताकर दिखाया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जब हमला हुआ था तो अस्पताल के हवाले से खबरें आई थी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हैं और कई मृतकों की खबरें भी आई थी जो अस्पताल के अधिकारियों के हवाले से आई थी। बिल्कुल समझिए, अस्पताल के अधिकारियों हाँ, अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से आई थी। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल जो हैं उनके हमले हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर हुए हैं। और वहाँ की सरकार ने, ईरान की सरकार ने ये वक्तव्य जारी किया कि 50 से ज़्यादा जो हैं वो हेल्थ केयर कार्यकर्ता यानी डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह जो हैं उनकी जान गई है और 3000 से ज़्यादा जो हैं वो हेल्थ केयर कार्यकर्ता घायल हुए हैं इन हमलों में। और 100 के आसपास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो तबाह हुई है। और सबसे बड़ी बात समझिए कि तेहरान में महात्मा गांधी के नाम पर जो अस्पताल था, गांधी अस्पताल, उस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और हमारे देश की तरफ से इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई कि भाई आपने गांधी के नाम पर बने अस्पताल पर हमला क्यों किया। तो ये भी समझी चीज़ें आ रही हैं जी, बिल्कुल। इसीलिए ये इस पूरे मामले में बिल्कुल जो एक सेफ साइड ले रखी है ईरान ने कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन उसकी तरफ से नहीं हो रहा है। हमले भी वो तभी कर रहा है, उन्हीं जगहों पर कर रहा है जहां उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, और दूसरी ओर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक फोरम पर हमला ईरान की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका और इस्राइल दोनों ही इस मामले में, हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कितने कमज़ोर हो चुके हैं या ये कहा जाए कि बिल्कुल वो बेमतलब के साबित हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपना सेफ साइड जो है बचा रखा है कि युद्ध के नियमों को भी वो पूरी तरीके से फॉलो करता दिखाई पड़ रहा है इस भीषण परिस्थिति में भी। ये सारी चीज़ें उसके फेवर में जा रही हैं। और जो ब्रिटेन या हो, चाहे स्पेन हो, चाहे दूसरे यूरोपीय देश हो, अमलेंदु जी, इसीलिए इस लड़ाई में अमेरिका का साथ देने से हिचकिचा रहे हैं। पहले तो हिचकिचा रहे थे और अब सीधे तौर पर उसके मुखालफत करने लगे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ईरान पर जो हमला किया गया है उसका कोई ग्राउंड नहीं था और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो हमले बहुत ही अमानवीय किस्म के हैं। बिल्कुल समीर जी, ये अमानवीय किस्म के हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो दावे सब किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है वो ईरान जो है वो किस तरीके से प्रतिवाद कर रहा है। इधर एक बड़ा खबर समीर जी ये आ रही है और जो वहाँ का IRGC है उसके जो प्रवक्ता हैं, सर्वोच्च ऑपरेशन कमांड यूनिट के प्रवक्ता, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी है कि वह फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीप समूह अबू मूसा और ग्रेटर तुनब को निशाना बनाकर आक्रमण करने की जो अपनी धरती को फिर से लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है और उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप इस तरीका करेंगे तो जैसे कि हमने पहले ही घोषणा की है, व्यवहार में प्रदर्शित किया है, हम अपने क्षेत्र में आपका जो है वो एक तरीके से कहा जाए प्रतिवाद हम मतलब करेंगे और आपको हम नुकसान पहुंचाएंगे। और जो अमेरिका की तरफ से दावा किया गया उसका जो है वो ईरान के तेल मंत्रालय ने जो है
वो साफ तौर पर कहा है। और अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि वाशिंगटन ने तेहरान को पानी भर भंडारित कच्चे तेल को बेचने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी थी। तो मतलब उन्होंने कहा था कि हमने 30 दिन के लिए छूट दे दी है। तो ईरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान का कोई तेल भंडार है ही नहीं, तो आपने हमको अनुमति काहे की दे दी? बिल्कुल जी, तो हमारा कोई है ही नहीं, तो आपने अनुमति काहे की दे दी है? बयान में जो है मंत्रालय ने मनोवैज्ञानिक चाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान के पास समुद्र में कच्चा तेल भंडारित नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जारी होने के लिए अतिरिक्त मात्रा में कोई तेल है। ना हमारे पास कोई अतिरिक्त तेल है कि हम उसको जारी कर दें। तो यानी एक तरीके से जो मार्केट में दाम बढ़ रहा है तेल का, उसको गिराने की एक चाल जो है ये ईरान ने उसका भंडाफोड़ कर दिया है। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं समन घोदोसी, उन्होंने कहा कि ईरान के पास वर्तमान में समुद्र में कोई कच्चा तेल नहीं बचा है, ना ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कोई अतिरिक्त तेल है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री की टिप्पणियां खरीदारों को प्रोत्साहित करने और बाजार की भावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से थीं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। तो ये कदम जो है असल में जो व्हाइट हाउस है उसकी चिंता को दर्शाता है कि तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं लगभग 50% बढ़कर $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं, जो 2022 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। तो ये समीर जी, अब वहाँ का जो तेल मंत्रालय है उसने स्पष्ट कर दिया है कि भाई 30 दिन की आपने अनुमति दी है, तो खरीदेगा कौन, हम बेचेंगे किसको? और हमारे पास तो जहां आप अनुमति दे रहे हैं वहां तो हमारे तेल ही नहीं है। ये मतलब बड़ा हास्यास्पद से बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों की ओर से आ रहे हैं, उनकी कैबिनेट के सदस्यों की ओर से आ रहे हैं, और उसका ईरान जिस तरीके से जवाब दे रहा है अमलेंदु जी, वो भी बड़ा देखने लायक है। ईरान के तमाम देशों में जो एम्बेसीज हैं वहां से भी कल हम लोग देख रहे थे कि नीदरलैंड की एम्बेसी ने किस तरीके से किया था, और यहाँ यही नहीं, भारत की जो ईरान की एम्बेसी है, यानी वो लोग उसका किस तरह से जवाब दे रहे हैं कि आप जो कुछ कदम उठा रहे हैं उन कदमों को उठाने का कोई मतलब ही नहीं है, आप हवा में सारे तीर चला रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, सारे हवा में तीर चला रहे हैं, और तीर भी ऐसे चला रहे हैं कि जो मुझे मतलब खुट्टल हो चुके हैं, कहा जाता है हम लोग यहाँ देसी हमें खुट्टल हो चुके हैं। तो खुट्टल जो है वो आप हथियार अपने निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो भाई देखिए, युद्ध समीर जी कई स्तर पर लड़ा जाता है। जाहिर सी बात है युद्ध में अस्त्रों का इस्तेमाल होता ही होता है, युद्ध में सैनिकों का इस्तेमाल होता ही होता है, इसके साथ जज्बा चाहिए होता है, आपके नागरिकों का समर्थन चाहिए होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये। और अगर आपके नागरिक अगर आत्मसमर्थ नहीं होते हैं तो फिर आपकी किसी भी तरीके से जो है वो है जीत जो है वो सफल फिर नहीं होती है समीर जी। ये साफ तौर पर इन सारे मामलों में ईरान ने लीड ले रखी है। सबसे बड़ी बात तो यह कि ईरान में अभी कुछ 2 महीने पहले ही वहां विद्रोह हो रहा था, विरोध में जनता सड़कों पर उतरी थी, लेकिन वही जनता जो विरोध कर रही थी सरकार का, वो अब पूरी तरीके से सरकार के साथ में दिखाई पड़ रही है। वही अब समर्थन में प्रदर्शन कर रही है ईरान की सड़कों पर। बिल्कुल समीर जी, वही समीर जी प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर अपनी निजाम के समर्थन में, लेकिन ट्रंप साहब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं अमेरिका में। और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई इस जंग से हमको क्या हासिल हुआ और हमारा क्या नुकसान होगा। समीर जी, अपनी हम टीम से कहेंगे कि वो जो एक सीनेटर टिम काइने हैं, उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया है। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल जो हैं वो ट्रंप प्रशासन के ऊपर उठाए हैं इस अपनी वीडियो में, वो हम लोग सुनेंगे। और आप जो उन्होंने कहा है तो उसको आप हिंदी में बता सकते हैं। टिम काइने सीनेटर हैं, अमेरिका के तमाम सीनेटर्स लगातार वीडियो जारी कर ये बात कर रहे हैं कि इस लड़ाई के लिए अमेरिका ने जबरदस्ती, डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई में झोंका है अमेरिका को, कोई जरूरत नहीं थी कि ईरान पर हमला करे। बहरहाल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं टिम काइने। Have we learned nothing from 25 years of wars in the Middle East? More than 14,000 dead, more than 65,000 injured, $8 billion spent. Have we learned nothing? And we have colleagues who want to hide. They want to do all of this in classified, not having public hearings, because they're afraid to put it before the American public and let the American public ask them the questions that you would naturally have and we naturally have. They put us in classified rooms so that when we walked out of the door, knowing information, having doubts, having questions, we're handcuffed and we can't really describe.
देखिए, टिम काइने कह रहे हैं, लगातार ये आलोचना कर रहे हैं इस लड़ाई को लेकर कि जो अमेरिका को इस लड़ाई में फंसा दिया है। और उनका कहना है, जो ये बयान था उनका, कि इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर इस बारे में बात की कि अमेरिका को अपने अतीत से क्या सीखना चाहिए। मध्य पूर्व में लड़ी गई कभी न खत्म होने वाली जंगों में 14,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर मारे गए, 65,000 से ज्यादा घायल हुए और $8 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हुए। हम ईरान में इन गलतियों को नहीं दोहरा सकते। ये बार बातें आ रही हैं, और यहां तक कि मौजूदा समय में भी वित्तीय स्थिति कितनी चरमरा गई है। पेंटागन कह रहा है कि $200 अरब अब नहीं होंगे तो आगे हम लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। पेंटागन ये कह रहा है समीर जी, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पिछली बार ये 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय एक जो संस्था है वहाँ की, मतलब एडवोकेसी ग्रुप है, वो इसको मॉनिटर करता है कि क्या नुकसान हुआ। तो उसमें ये साफ तौर पर आया था कि अमेरिका में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है वो घायल अमेरिकी सैनिक हैं, जो 20 वर्षों में घायल हुए हैं। और वो अस्पतालों में उनके, मतलब किसी के अंग कटे हुए हैं, किसी के कुछ हैं, इस तरीके की चीज़ें वहाँ हैं। और उनकी जो सुरक्षा है, मतलब जो पब्लिक सेफ्टी होती है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो वहाँ अमेरिकी सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। और इधर एक नई जंग में जो है इसको भेज दिया गया ईरान में। अब यहाँ से जब लौट के आएंगे, अब 2.5 मरीन भेजे गए हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं। हालांकि ट्रम्प साहब जो है वो उस पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन अगर ये 2.5 भेजे गए हैं समीर जी, अगर इन 2.5 में से 50 के भी बैग वापस आ गए, बॉडी बैग, तो अमेरिका में कैसा कोहराम मचेगा, इसकी जो है वो तसव्वुर करके देख लीजिए। चूंकि ये 2.5 गए हैं, अगर जमीन पर उतरेंगे समीर जी, तो सेना तो लड़ेगी, लेकिन जो गुलेल से टैंक फोड़े जाएंगे उसका अंदाजा नहीं है। और ये चीजें अमेरिका में है अमलेंदु जी, चूंकि मरने वाले सैनिकों की संख्या को छिपाया जा रहा है, उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं, अमेरिकी सैनिक, और ये सूचना अमेरिका में लोगों को है। समीर जी, 200 लोगों को तो वहां की सेना स्वीकार कर चुकी है कि 200 सैनिक घायल हुए हैं। जी हाँ। जबकि ईरान का दावा है कि 200 तो हमने मारे हैं, और 680 घायल हैं। और ये समझा जा सकता है समीर जी कि अगर आपका वो क्या गैराइड फोर्ट है, वो अगर 30 घंटे तक जलता रहा, समुद्र के बीच में आप उसे बुझा नहीं पाए, है ना। आपका वो अब्राहम लिंकन आप वापस ले गए, उसी पर हमले में आपने अपने 7 सैनिकों की जान जाना कबूल किया है। तो अगर 7 सैनिकों की जान गई है, तो और उसका कहना है कि भाई 680 हमने अकेले जो है अब्राहम लिंकन पे ही जो है हमने हताहत किए हैं, तो फिर आप चीज़ें छिपा रहे हैं। दूसरा, वहाँ जो बॉडी बैग्स पहुँचते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी परिवार, जो सैनिकों के परिवार हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सेंसर की जा रही हैं अमेरिका में। तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अमेरिका भी इस नुकसान को छुपा रहा है। बिल्कुल छुपा रहा है, लेकिन वहाँ अमेरिका के लोगों को ये बातें पता है, जो कि बहुत सारी खबरें, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ अगर इतने बड़े हमले हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल वहाँ पर जो हथियार हैं उन्हीं का नुकसान हो रहा है। जाहिर तौर पर वहाँ जो सैनिक लड़ रहे हैं, जो कि अमेरिकी ठिकानों पर, चाहे वो भले ही गल्फ कंट्रीज में हो, वहाँ जो सैनिक हैं वो अमेरिका के ही सैनिक हैं। तो अगर वो ठिकाने नष्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर रहने वाले, वहाँ लड़ने वाले जो सैनिक तैनात किए गए हैं, उनका क्या होगा। और उनके बारे में कोई खबर भी नहीं दी जा रही है कि जो सैनिक थे, अभी जो वहाँ पर ओमान में होटल में जहाँ पर सैनिक ठहरे हुए थे, बहरीन में 32 सैनिक ठहरे हुए थे, उन सैनिकों के बारे में उसके बाद से कोई खबर अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से नहीं आई है कि उनका क्या हुआ, वो कहाँ पर है। बिल्कुल समीर जी, वो कहाँ पर हैं। और उसके बाद जो वहाँ का रक्षा मंत्रालय है, यूएस सेंट्रल कमांड, उसने कहा था कि हम वहाँ से लोगों को निकालने के लिए मदद कर रहे हैं, आप वहाँ रास्ता निकाल रहे हैं। तो जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप वहाँ से अपने लोगों को निकालने के लिए रास्ता बना रहे हैं, उसके लिए मदद आप पहुँचा रहे हैं, तो स्वीकार क्यों नहीं करते कि आपके लोगों की वहाँ जान गई है। भाई, अगर वो होटल ध्वस्त हो गया और उसमें आपके 32 जो थे आपके कमांडर्स ठहरे हुए थे, तो समीर जी वो सैनिक नहीं, 32 कमांडर थे। वो 7 स्टार होटल था, तो 7 स्टार होटल में अगर आपके 32 कमांडर्स ठहरे हुए थे, वो ध्वस्त हुआ है, तो कोई जान नहीं गई होगी, ये कैसे हो सकता है।
तो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा है अमेरिका, और ये कहा ईरान ने कि अभी स्वीकार नहीं करेंगे, ये बाद में धीरे धीरे स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, ये बाद में धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करेंगे, और उसके 2 ही दिन बाद 7 सैनिकों की जान जाने की खबर को स्वीकार भी किया था। उसके पहले उन सैनिकों की जान गई है, ये भी अमेरिका की ओर से नहीं कहा गया था। लेकिन ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस लड़ाई में जो कुछ भी हो रहा है, निश्चित तौर पर नुकसान ईरान को भी हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में 3000 से ज्यादा लोगों की अब तक वहां पर जान जा चुकी है, जिसमें सैनिक भी हैं और आम लोग भी हैं। लेकिन ये नुकसान इसराइल और अमेरिका को भी हो रहा है, ये साफ पता चल रहा है। अमेरिका के तो वहीं के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है अमेरिका को, और आगे लड़ाई लड़ने की अब क्षमता ही नहीं बची है। ये पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है। पेंटागन की रिपोर्ट बता रही हो समीर जी, एक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और BBC का एक नया विश्लेषण आया है, और उसके अनुसार जो पश्चिम एशिया में जो सिर्फ अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जो ईरान ने हमले किए हैं, उनमें युद्ध के जो शुरुआती 2 हफ्ते थे उनमें ही केवल इन अमेरिकी ठिकानों पर ही $800 मिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ है। $800 मिलियन का नुकसान केवल जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर जो हमले किए ईरान ने उनसे हुआ है। ये अभी उसका एनालिसिस आया है सिर्फ 2 हफ्ते का, तो आप समझ सकते हैं कितना आर्थिक नुकसान जो अमेरिका को आर्थिक नुकसान, और इसी आर्थिक नुकसान की वजह से वहां पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों हम इस लड़ाई में अमेरिका को झोंके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर यह सवाल उठ रहे हैं, और वहां भी एक जो भय की, खौफ की स्थिति है। इसराइल में तो इतना खौफ है कि लोग बंकरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां बार बार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों द जेरूसलम पोस्ट, जो वहां का बहुत ही बड़ा अखबार है और महत्वपूर्ण अखबार है, उसने रिपोर्ट की थी कि लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, जहां कहीं निकल रहे हैं, तो इधर उधर भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर कहीं पर वहां मिसाइल गिर रही है, लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनका इलाज करने के लिए, उनको वहां से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। यह स्थिति वहां की के शहरों की है। बिल्कुल समीर जी, वहां के शहरों की, और जो विजुअल्स थोड़े बहुत जारी होते हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भाई अब जैसे अभी वहां की सेना ने स्वीकार किया, और वहां का जो मीडिया आउटलेट है इजराइल का ही, उसने ही बताया कि भाई 3 जो है जगह मिसाइल गिरी है उनसे नुकसान हुआ है, और बताया कि एक जगह बहुत गहरा गड्ढा हो गया है। तो अगर 3 जगह नुकसान हुआ है, एक जगह गहरा गड्ढा हो गया, जो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो भाई कोई जान माल की हानि नहीं हुई, ये कैसे संभव है? फिर एक तो आप कह रहे हैं साहब रिहायशी इलाकों पे हमला कर रहा है। मैं देख रहा था एक जो सबसे तेज और सबसे झूठा चैनल है वो जो है उनकी एक गई हुई हैं चिप वाली, वो एक इजरायली सैनिक से बात कर रही है, वो कह रहा है कि साहब वो ईरान जो है वो नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है। अगर ईरान नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, जैसा कि कहना है इजराइल का, और क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, तो नागरिक क्षेत्रों पे हमले भी कर रहा है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी कर रहा है, और कई फुट गहरे गड्ढे भी हो जा रहे हैं, बंकर नष्ट हो जा रहे हैं, मर कोई नहीं रहा है। हाँ, मतलब वही है कि किसी की जान नहीं जा रही है। जान किसी की नहीं आ रही है। तो ऐसा समीर जी जो नुस्खा जो है, सैन्य नुस्खा, ही इजराइल के पास ही हो सकता है। लेकिन इजराइल के ऊपर जबरदस्त तरीके से न केवल ईरान बल्कि हिजबुल्लाह भी अटैक किए हुए, और अभी ताजा खबर एक आ रही है, मैं देख रहा हूं आपके सामने, और उसमें बड़ा जबरदस्त नुकसान किया है हिजबुल्लाह ने इस अटैक में। हाँ, इस अटैक में बहुत ज़बरदस्त नुकसान उसने किया है, और उसने हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने कल में इजराइल के ऊपर 55 अटैक जो हैं वो किए हैं रॉकेट के। ये उसका हिजबुल्लाह का दावा है। और समीर जी, लेबनान की सेना तो भाग खड़ी हुई है, वो तो लड़ नहीं रही है। हिजबुल्लाह वहां भी जमीन पर भी लड़ रहा है, और वहां से पलटकर इजराइल पर वार भी कर रहा है। अपना बचाव भी और पलटवार भी दोनों कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए, और खबर आ रही थी अभी कि वहां पर उसका जो एक नेवल रडार होता है उसको भी तहस नहस कर दिया है हिजबुल्लाह ने। हाँ। इजराइल के नेवल रडार को, इजराइल के नेवल रडार जो है उसको कर दिया है। और समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि जो नुकसान है हिजबुल्लाह ने, वो हिजबुल्लाह भी अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो इजराइल भी अब कई तरीके से पिट रहा है। इधर जो बड़ी बात है समीर जी, वो सऊदी अरब जो अभी तक धमका रहा था कि साहब हमारा भी अपना अधिकार है आत्मरक्षा का और हम कर सकते हैं, अब उसने जो है इजराइल की जो निंदा की है कि सीरिया पर जो उसने हमला किया, उसको लेकर सऊदी अरब ने कहा कि ये आपने जो है गलत किया है। तो भाई आप कहो कि यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, तो कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है ईरान से? तो आप कह रहे हैं कि यूएन चार्टर है, तो यूएन चार्टर तब नहीं था जब ईरान पर हमले हो रहे थे, तब यूएन चार्टर नहीं था। तो आप कहो यूएन चार्टर, अपने दोस्त कहो उनसे जिनको पैसा देते हो और उनके हवाई अड्डे आपने अपने बनाए हुए सैन्य अड्डे अमेरिका से, कि यूएन चार्टर का पालन करवाओ इजराइल से।
तो बयान जारी करने से क्या होगा? ट्रंप चचा से कहो कि ट्रंप चचा रुकवाओ इसको। लेकिन एक चीज तो है, ये जो खाड़ी के देश है, जो अमेरिका और इजराइल के सहयोगी देश हैं, उनकी स्थिति भी डामाडोल होती जा रही है। उसका कारण ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होती जा रही है और नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, जिस लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो उनके अमेरिकी ठिकानों की वजह से वहाँ हमले हो रहे हैं और नुकसान उनको भी हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हमले होंगे तो कोई वहाँ आसपास के इलाकों में भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। केवल अमेरिकी सैनिक ही नहीं मारे जाएंगे, वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होंगी, वहाँ दुकानें भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको भी नुकसान होगा। समीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जितने शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े रिजॉर्ट और ये सब जो हो रहे हैं, जो सब खुल रहे हैं, तो इनका नुकसान होगा। भाई पूरी दुनिया से निवेशक जो है जा रहे हैं सऊदी में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, वो सारे निवेशक भाग खड़े हुए हैं। वो सारे निवेशक भाग खड़े हुए हैं। भाई सुरक्षा की गारंटी, तो सुरक्षा की गारंटी जब नहीं बची तो कौन वहाँ आएगा? इस बीच समीर जी, जैसा कि कल जो था वो मुस्तफा खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि ये जंग जारी रहेगी और बदला लिया जाएगा, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची जो हैं, उन्होंने जापान की क्योदो न्यूज़ है उसको एक इंटरव्यू में फिर साफ तौर पर कहा है कि हमें सीज फायर स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पिछले साल का घटनाक्रम फिर दोहराया जाए। कि तो कुछ दिनों का ब्रेक ले ले और उसके बाद फिर से ये हमले कर ले। इस बार पूरी तरीके से तैयारी के साथ ईरान यहाँ पर युद्ध में दिखाई पड़ रहा है और ईरान की ये कोशिश है कि लड़ाई लंबी खींचे, क्योंकि अगर लंबी खिंचती है तो ये पस्त तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो एक प्रभुत्व बना हुआ है अमेरिका का खास तौर पर और इस इलाके में इजराइल का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वो दिखाई पड़ रहा है 3 हफ्ते की लड़ाई में ही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, 3 हफ्ते की लड़ाई में ही दिखाई पड़ रहा है। और अब्बास अराक्ची ने आगे भी जो है मतलब इस इंटरव्यू में कहा है और कहा है कि ये युद्ध पूरी तरह और हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए और इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि स्थिति दोबारा ना दोहराई जाए। इसके अलावा ईरान को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई भी की जानी चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह पूरी तरह से आत्मरक्षा है और हम जब तक जरूरी होगा और जब तक इसकी आवश्यकता होगी तब तक अपनी रक्षा करते रहेंगे। यही 3 शर्तें रखी है कि अगर आप ये 3 शर्तें मानिए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और ये 3 शर्तें मानने का मतलब ये है कि घुटने टेक देना, सीधे सीधे उसका मतलब यही। बिल्कुल सीधे सीधे इसका मतलब यही है कि आप जो है वो घुटने टेक देंगे, ये साफ तौर पर नजर आता है। इधर समीर जी देखिए, किसी देश में अगर जंग का माहौल होता है तो वहाँ के नागरिक छोड़कर जाने लगते हैं, है ना। 35 लाख लोग बेघर हो गए हैं, ये यूएन स्वीकार कर रहा है। ईरान में 35 लाख लोग बेघर हुए हैं, लेकिन एक भी नागरिक ईरान छोड़कर नहीं गया है ना। इजराइल से लोग छोड़कर भाग रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि साहब पोलैंड पहुंचा एक इजरायली जो थे शरणार्थी बनकर पहुंचे, तो पोलैंड के नागरिक जो उनको धमका रहे हैं कि वापस जाओ, ये हमारा देश है, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, ये चीज़ हो रही है। और ये वीडियो वायरल होने में देख रहा था, एक जो है तुर्की में ईरानी थी, डॉक्टर थी, वो जंग शुरू हुई तो उसके बाद वो तुर्की छोड़कर ईरान पहुंच गई और वो घोषणा कर रही हैं कि जब तक ये जंग रहेगी मैं तब तक अपने देश की सेवा करूंगी, यहाँ जो है नागरिकों को देखूंगी। तो यानी ईरानी नागरिक जो है जो दूसरे देशों में रह रहे हैं वो अपने वहाँ से छोड़कर अपने मुल्क पहुँच रहे हैं कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं और मुल्क में हम रहेंगे। जान जाएगी तो मुल्क में जाएगी और सेवा करेंगे तो मुल्क की करेंगे। तो ये जज्बा समीर जी, इससे कैसे अमेरिका लड़ सकता है? बिल्कुल, और वहाँ पर अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ पूरी तरीके से खड़े दिखाई दे रहे हैं। उस सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसके खिलाफ अभी महीने भर पहले इतना प्रदर्शन हुआ था, नारेबाजी हुई थी, सरकार बदलने की मांग जा रही थी। हालांकि उसमें कुछ ही लोग शामिल थे, लेकिन बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। और तब भी आप देखिए कि अमेरिका ने किस तरीके से वहां एक अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी। उन विद्रोहियों को यह कहा था कि हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आप उखाड़ फेंकिए अपनी सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल, आप अब तो कह ही नहीं रहे कि हम आ रहे हैं। अब तो आ चुके हैं, अब तो आ चुके हैं, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो अब कहाँ जाएंगे? तो गद्दारी जिसे कहते हैं समीर जी, गद्दारी तो यही है कि आपने वहाँ कह भी दिया कि आओ और 3 लोगों को वहाँ सूली पे चढ़वा भी दिया उस चक्कर में और खुद निकल लिए, कह रहे हैं हम तो बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। तो ट्रम्प साहब तो यही कह रहे हैं भाई, जो उन्होंने तो सोशल पे लिखा है उसका मतलब यही है कि हम बोरिया बिस्तर अब समेट रहे हैं, चूंकि हमारे लक्ष्य पूरे होने के नजदीक हैं। हमने सारे उनका तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, फिर क्यों पिट रहे हो भाई?
बिल्कुल, ये सारी चीज़ें अगर आपने तबाह कर दी हैं तो रोज़ ईरान एक के बाद एक भयानक और भीषण हमले कैसे कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान लगातार आ रहा है ईरान को धमकी देते हुए और ईरान को कमज़ोर करते हुए। आज भी ईरान ने जिस तरीके से लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं अमेरिकी ठिकानों पर, हिंद महासागर के अमेरिकी ठिकानों पर, वो अब अमेरिका को और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान अपनी शर्तों पर टिका हुआ है कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन ये लड़ाई अगर खत्म होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। ईरान की शर्तों को स्वीकार करने का मतलब है इसराइल और अमेरिका का ईरान के आगे घुटने टेक देना। देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अपडेट्स लगातार डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।